हे गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी प्रिपरेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। इसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था किसी राज्य के अंदर कैसी होनी चाहिए, उसके क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो जो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है, वो फर्स्ट बीइंग डेवलप्ड बाय Dwight Waldo and in his book The Administrative State published in 1948, जो कि 1948 में पब्लिश की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, तो आपको क्या राइट क्लिक करना है, ड्वाइट वाल्डो। और ये किस बुक में इन्होंने मेंशन किया था, इनकी बुक का नाम था द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। और ये कब पब्लिश हुई थी, 1948 के अंदर हुई थी। तो इस तरह के एमसीक्यूज जनरली पेपर के बीच पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट डिनोट दोज एस्पेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ्स ऑफ द पीपल, जो कि आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं लोगों की, उसको ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है नेक्स्ट बात कि इट डिस्क्राइब अ सिस्टम। ठीक है, एक ऐसे सिस्टम को ये डिस्क्राइब करता है जिस ऑफ द गवर्नेंस, जो कि टोटली, ठीक है, अफेक्ट करता है एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक लाइफ। ठीक है, एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसीजन ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स। ठीक है, जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा जो नीति निर्देशन किया जाता है, जो पॉलिसी बनाई जाती है, या उस पॉलिसी के माध्यम से जब उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, उससे जो लोगों का जीवन प्रभावित होता है, उस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों के सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स के अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अंडर सच कंडीशन जब हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बिकम्स अ प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो क्या है, ऐसी स्थिति में लोगों के जीवन को प्रभावित करने की स्थिति में, ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो एक महत्वपूर्ण रूप से अपना दायित्व निभाती है। चाहे वो फिर हमारी बात हो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, या एनफोर्समेंट ऑफ एनी काइंड्स ऑफ लॉज और रेगुलेशन। ठीक है, या किसी को रेगुलेट करना है, किसी पॉलिसीज को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, विद अ हाईली एक्सटेंडेड पब्लिक एजेंडा डिटरमाइंड बाय पॉलिटिशियन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक फीचर था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड सोसाइटी एंड डेवलपिंग सोसाइटी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि डेवलप सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है और डेवलपिंग सोसाइटी में किस तरह से ये लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, या जो लोक प्रशासन है वो हमारे जीवन में किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहली जो भूमिका है वो हम इसको अभी समझेंगे विकसित देश के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यानी कि डेवलप्ड सोसाइटी में क्या इसके महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे पहला जो तथ्य है दिया है, ठीक है, दैट इज हाई डिग्री ऑफ टास्क स्पेशलाइजेशन। यानी कि जब हम लोक प्रशासन की बात विकसित देश के पर्सपेक्टिव से करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि वहाँ के जो टास्क स्पेशलाइजेशन है, यानी कि किसी भी काम को करने में उनकी एक स्पेशलाइजेशन होगी। ठीक है, या जो वर्क होगा वहाँ का वो स्पेशलाइज्ड होगा। ठीक है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी तरह की एम्बिग्विटी होगी या बाइफरकेशंस होगा। ठीक है, सिंपली वहाँ पर एक काम के लिए एक ही व्यक्ति को चुना जाएगा, उसको एक काम से दूसरे काम में नहीं फंसाया जाएगा। वहाँ स्पेशलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एज वेल एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, तो डेवलप्ड नेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसमें क्या, जैसे कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही स्पेशलाइज्ड रहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेटरी, डिफेंस, बजटरी और पर्सनल, पब्लिक रिलेशन, प्लानिंग एटसेट्रा।
इन रिग्स व्यू दिस इज अ हाईली डिफरेंशिएटेड पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, रिग्स व्यू के अनुसार हाईली डिफरेंशिएटेड पॉलिटिकल सिस्टम, अगर कई बार पूछ लेते कि हाईली डिफरेंशिएटेड पॉलिटिकल सिस्टम किसने प्रोपोगेट किया था, तो आप उसमें रिग्स का नाम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो दूसरा पॉइंट है दैट इज जॉब स्पेसिफाइड नॉट सोशल स्टेटस ओरिएंटेड। जब भी हम विकसित देशों की बात करते हैं तो वहाँ पर जो लोक प्रशासन है वो जॉब्स स्पेशलाइज्ड है, वहाँ पर इसका कोई सोशल स्टेटस नहीं है। ठीक है, अगर आप जैसे भारत के पर्सपेक्टिव में देखें तो एक ब्यूरोक्रेट्स का अपना एक सोशल स्टेटस है। और जैसे कि अगर आप अभी कलेक्टर की बात कर लें या एसडीएम की बात करें या आप और अन्य जैसे एसपी है, एसडीओ है, कोई भी है आपके जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, किसी भी स्तर पर, तो वहाँ उनका अपना एक सोशल स्टेटस बना हुआ है। लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं होता, वहाँ पर जॉब स्पेशलाइजेशन होती है अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अचीवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल rather than to family status or social status. The system rank highs in terms of universalism and achievement orientation। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर ये चीज़ भी होती है। दूसरी है कि डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम रहता है, देयर इज a प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, वहाँ पर क्या है, वेल एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ पर पॉलिटिकल इम्बैलेंस नहीं पाया जाता। ठीक है, द मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन बिकम्स द ड्यूटी ऑफ पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, वहाँ पर क्या है, जो पॉलिटिकल डिसीजन लेने हैं वो पॉलिटिशियन की ड्यूटी है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने हैं वो किसकी ड्यूटी मानी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलर इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन or public affairs. A high degree of politicization has taken place, so the population is mobilized for intensive participation in decision making and executive process। यानी कि लोगों की प्रतिभागिता डिसीजन मेकिंग में और उन डिसीजन को एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो किस में बढ़ाई जाती है, ये हाईली डेवलप्ड नेशन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ऑक्यूपेंट ऑफ पॉलिटिकल और गवर्नमेंटल लीडरशिप। सो अकॉर्डिंग टू द फेरल हेडी, द public service is large scale, complex and instrumental, that is carrying out policies of the political decision making। Next is bureaucracy exhibit a sense of professionalism, and bureaucracy is highly specialized, and bureaucracy is subject to effective policy control। राइट, नेक्स्ट है डेवलपिंग सोसाइटी की बात करें अगर हम, तो डेवलपिंग सोसाइटी में इसका कैसा एक डेकोरम है, द डेवलपिंग सोसाइटी विद 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सबसिस्ट ऑन ओनली ऑन 20% ऑफ द वर्ल्ड इनकम। यानी कि टोटल 70% पॉपुलेशन के पास संसार की 20% ही इनकम बच पाती है, और इकोनॉमिक एंड सोशल फोर्सेस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द poverty, inequality and low productivity that commonly characterized most third world nation। ठीक है, यानी कि जो विकसित देश हैं या विकासशील देश है उसमें जो कॉमन पैराडिजम्स है या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, वो ये आप सब देख सकते हैं, जैसे पॉवर्टी हो सकती है, इनइक्वालिटी एंड लो प्रोडक्टिविटी हो सकती है, या इनइक्वालिटी किस बेस में हो सकती है, इनकम के बेस में हो सकती है। तो ये क्या बेसिक फीचर है उसके। उसके बाद आती है हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशन के क्या क्या है। यानी कि अगर हम पूरे डेवलपिंग नेशन की बात करते हैं तो 48 नेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट द लेस डेवलप्ड नेशन अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 815, यानी कि 815, ठीक है, 815 मिलियन पीपल, आउट ऑफ विच 50% लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन।
देयर कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल ट्रेड इज मेयरली 1%, यानी कि जो विश्व व्यापार है उसमें उनकी जो सहभागिता है वो मात्र 1% की है। तो इस तरह से एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट and raw material, the number of LDC यानी कि low developed countries has increased from 25 in 1971 to 48 in 2012। ठीक है। Some of the common characteristics of developing nations are, ठीक है, जो common characteristics है वो कौन कौन से हैं? साइज एंड इनकम लेवल, ठीक है। सबसे पहला है कि जो इसकी पॉपुलेशन का साइज प्लस इनकम लेवल कैसा रहेगा। पॉपुलेशन इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी हुई होगी और जो लेवल ऑफ इनकम है वो घटा हुआ होगा, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी कम होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसे देशों का क्या होगा? कॉलोनियल रूल से ग्रसित होगी और साथ ही साथ इसमें क्या सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चर सेटबैक भी इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण इन कंट्रियों में आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाता। ठीक है। तीसरा है इसमें कि इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर भी इसमें कुछ खास विकसित नहीं होता है क्योंकि ये कॉलोनियल होते हैं। ठीक है। विदेशी शासन से कुछ समय पहले ही आज़ाद हुए होते हैं, तो उस से इसमें क्या है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर से ये इतने ज़्यादा अभी विकसित नहीं हुए होते। ऐसे इसलिए इसमें मोस्टली क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होती है, यानी कि कृषि प्रधान होती है और इसमें औद्योगिकरण उतना ज़्यादा संभव नहीं हुआ होता है। तो इसलिए क्या है कि जो एग्रेरियन इन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर आउटलुक, सो देयर इज लेस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड स्किल्ड लेबर। ठीक है। इसके बाद क्या है? एक्सटर्नल डिपेंडेंस। ज़्यादातर इन देशों की क्या है? बाहरी देशों पर या विकसित देशों पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। और लो लेवल ऑफ इनकम, ये तो मैंने आपको बताया था कि लो लेवल ऑफ इनकम इस देश में पाया जाता है। ठीक है। दीज लो लेवल ऑफ लिविंग मैनिफेस्टेड क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली इन द फॉर्म ऑफ लो इनकम, पॉवर्टी, इनएडिक्वेट हाउसिंग, पुअर हेल्थ, लिमिटेड और नो एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट, high infant mortality rate, low life and work expectancy, high and rising level of unemployment and underemployment भी इसमें पाया जाता है। ठीक है। जैसे कि दिस इज द ड्यू टू द एक्सेसिव लेबर इन the output process. If some labor would be withdrawn from work, there would be no effect on productivity। तो उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एंड सब्सटेंशियल डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन थर्ड वर्ल्ड वर्क इन रूरल एरिया, ऑलमोस्ट 80%, यानी कि जो 80% जो पॉपुलेशन पाई जाती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की, दैट इज रूरली बेस्ड। और क्या होता है? एज कंपेयर्ड विद लेस देन 35% इन इकोनॉमिकली डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है। जो डेवलप्ड इकोनॉमी होगी उसमें 35% से भी लेस पाई जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग सोसाइटी। डेवलपिंग सोसाइटी में क्या रोल अदा करता है? सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले ये जो आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके प्लानिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि प्लानिंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है। किस किस में? आर्थिक गतिविधि के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक नियोजन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है। दूसरा है सोशल एंड एजुकेशनल एक्टिविटी, यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधि में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इम्प्रूव वेल बीइंग ऑफ द पीपल। ठीक है। लोगों के वेल बीइंग में या वेलफेयर में
महत्वपूर्ण भूमिका लोक प्रशासन के द्वारा विकसित देशों में अदा की जाती है। तीसरा है पॉलिटिकल एक्टिविटी और मॉडर्नाइजेशन ऑफ लॉ एंड स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एटसेट्रा। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण मुद्दा है और दैट इज फाइनेंशियल एक्टिविटी एज अ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में ये काम करता है। तीसरा है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लास्ट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए भी अपनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझते हैं। नेक्स्ट है characteristics of public administration in developing country, views of Farrell Hardy। ठीक है, the basic pattern of public administration is imitative rather than indigenous। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि इसमें इमिटेटिव है, दूसरों के देशों की तरह इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट किया जाता है, रेदर देन कि इसमें कुछ इनोवेटिव किया जाता हो। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है द ब्यूरोक्रेसी आर डेफिशिएंट इन स्किल्ड मैन पावर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि जो मैन पावर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर की यहाँ पर कमी पाई जाती है ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी इन channeled toward the realization of goals other than the achievement of a program objective। ठीक है, so next is widespread discrepancy between forms and realities। Riggs has labeled this phenomena formalism। ठीक है, यानी कि इसमें वाइड स्प्रेड डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि जो हम दिखाते हैं और जो कुछ होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट वन दैट इज जेनेरियस मेजर्स ऑफ ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो ये इसके कुछ एक पॉइंट्स थे एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस लेटर, बट ये आज के लिए लेक्चर था। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।